हिंदी साहित्य के इतिहास को चार भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहले आदिकाल आता है, फिर भक्ति काल आता है, रीतिकाल आता है, आधुनिक काल आता है। आदिकाल की जो समय सीमा है संवत 1050 से संवत 1375 तक मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल भी कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल को आदिकाल कहा है और इसी नाम से इस काल को पहचाना जाता है। आदिकाल के और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे सिद्ध सामंत युग है, अ, अपभ्रंश काल भी कहा गया है, बीजवपन काल कहा गया है, प्रारंभिक काल कहा गया है, चारण काल कहा गया है। तो विभिन्न विद्वानों ने इसे अलग अलग नाम से क्या किया है, संबोधित किया है। लेकिन इस प्रवृत्ति के आधार पर, साहित्य की प्रवृत्ति के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, लेकिन इस नाम को भी नकारा गया। आदिकाल को आदिकाल के नाम से अब सब लोग पहचानते हैं। इस काल में अधिकतर रासो ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें विजयपाल रासो है, हमीर रासो है, खुमान रासो है, बिसलदेव रासो है, पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो आदि। साथ ही साथ विद्यापति की कृति कृति पताका और पदावली भी इस काल में प्रसिद्ध हुई है। इस काल में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और लोक साहित्य भी इस काल में अधिक प्रचुर मात्रा में लिखे गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर जब हम आदिकाल के साहित्य की बात करें तो इसमें रासो काव्य हैं, विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति की पदावली जैसी रचनाएं हैं, जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, साथ ही साथ लोक साहित्य भी लिखा गया है। इसी काल में अमीर खुसरो थे, तो अमीर खुसरो की पहेलियां, उनकी रचनाएं भी इस काल में प्रचुर मात्रा में देखने मिलती है। तो कुल मिलाकर इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जब इसे वीरगाथा काल कहा, तो लोगों ने, अन्य विद्वानों ने उसे इसी बात के लिए नकारा कि सिर्फ अगर इसे वीरगाथा काल कहेंगे तो सिर्फ इसमें वीर रस से को ध्यान में लिखकर रखी गई रचनाओं का ही सिर्फ जिक्र होता, बाकी की रचनाओं का जिक्र नहीं होता। इसीलिए उसे एकांगी माना गया है, उस नाम को अधूरा माना गया है, इसीलिए उस नाम को नकार। भले ही उन्होंने 12 ग्रंथों की चर्चा की है, लेकिन उनमें से भी बहुत सारे ग्रंथ वीर रस छोड़कर करुण रस से, श्रृंगार रस से संबंधित थे, तो इसलिए वीरगाथा काल को भी नकारा गया था। तो अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस काल में वीर रस से संबंधित ग्रंथों के अलावा विद्यापति की कीर्तिलता, विद्यापति की पदावली, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, लोक साहित्य भी प्रचुर मात्रा में लिखा गया है। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में सबसे पहले आता है वीर रस की प्रधानता। यह सर्वमान्य है कि इस काल में वीर रस प्रधान रचनाएं अधिक हुई हैं, इसलिए इस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है। अभी हमने चर्चा की कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जब उन्होंने इसका अध्ययन किया, इस काल का, इस समय सीमा में लिखे गए रचनाओं का अध्ययन किया, तो उनको इस काल में वीर रस से युक्त रचनाएं ज्यादा नजर आई। इसलिए उन्होंने 12-13 ग्रंथों के, प्रमुख ग्रंथों के नाम भी दिए और उस आधार पर इसे वीरगाथा काल भी कहा है। लेखक राजा के आश्रित थे, अतः लेखकों को ना चाहते हुए भी राजा की वीरता और उसकी महानता और उसके भुजबल को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना पड़ता था। तो ये जो ज्यादातर कवि जो थे वो चारण कवि थे, राजा के आश्रित कवि थे। तो राजा के आश्रित कवि अपने राजा के गुणगान करते थे और अपने राजा के गुणगान करने में उस राजा के द्वारा बहुत सारी लड़ाइयों को जीता गया है, बहुत सारे युद्धों में उसने पराक्रम किया है, आदि सारी बातों का जिक्र किया गया है। और आदि सारी बातों का जिक्र करते हुए वीर रस से युक्त ही रचनाएं वहां पर क्या की गई है, लिखी गई है। उनकी महानता, उसके भुजबल को बढ़ा चढ़ाकर लिखने में वीर रस प्रमुख भूमिका में रहा है, जिसके राजा प्रसन्न होकर रचनाकार को प्रोत्साहन देता था और उनकी जीविकाएं चलती थी। तो इन कवियों की जीविका का एकमात्र साधन था राजा। तो राजा को खुश करना इनका काम बनता था। तो राजा की शूरता की ये चर्चे करते थे, उस प्रकार की रचना इस काल में लिखी गई थी। सभी रासो ग्रंथ वीर रसात्मक ग्रंथ हैं।
जितने भी रासो ग्रंथ लिखे हैं उसमें कहीं ना कहीं वीर रस प्रमुख मात्रा में जरूर नजर आता है, एक दो उदाहरणों को छोड़कर। वीर रस के वीर रस के प्रधान होने के कारण यह है कि उस समय युद्ध के बादल चारों तरफ मंडरा रहे थे। जब हमने राजनीतिक परिस्थितियां देखी तब हमने देखा कि हर राजा अपने अपने राज्य तक सीमित था, आपस में लड़ते थे। लड़ाई या तो अपने बाहुबलता दिखाने के लिए होती थी, अपनी वीरता दिखाने के लिए होती थी, या किसी सुंदरी को जीतने के लिए होती थी। तो हर लोग हर समय ये राजा, छोटे छोटे राजा आपस में लड़ रहे थे, और इस लड़ने के कारण भी इस काल की रचनाओं में वीर रस की प्रधानता देखने मिलती है। और ज्यादातर चारण कवि क्या थे, स्वयं तलवार लेकर युद्ध की भूमि में खड़े रहते थे, और लोगों में सैनिकों में जोश को भरने के लिए वो उस प्रकार की ओजस्वी वाणी में अपनी रचना को सुनाते थे, और स्वयं ये युद्ध लड़ते थे। इसलिए युद्धों की सजीवता इनके अंदर, वीर रस की सजीवता देखने मिलती है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि बाहर के आक्रमणकारियों ने भी इस समय, इस काल में क्या किया, आक्रमण किया है। पहले ये राजा आपस में लड़ते थे, फिर बाहर वालों से लड़ते थे। तो पूरा समय इनका, ज्यादातर समय इनका युद्ध क्षेत्र में ही बीत गया है। इसलिए कह सकते हैं कि इस काल की रचनाओं में वीर रस की प्रधानता देखने मिलती है। विदेशी आक्रमण निरंतर हुआ करते थे, और साम्राज्य विस्तार के लिए राजा एक दूसरे के प्रति निरंतर युद्ध किया करते थे। इस काल के राजा, इस काल का भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। हर एक को अपना राज्य ही अपना देश लगता था, और उसके लिए हर वक्त ये युद्ध में लगे रहते थे। अपने देश को बचाने के लिए या किसी और के राज्य को हथियाने के लिए ये लोग अक्सर, राजा लोग युद्ध क्षेत्र में नजर आते थे, जिस कारण इस काल की रचनाओं में वीर रस की प्रधानता देखने मिलती है। राजा एक दूसरे पर आक्रमण किया करते थे, उससे राज्य विस्तार और उनकी सुंदर कन्या व सभी रानियां छीनना चाहते थे। अभी अभी मैंने कहा कि युद्ध दो वजह से होते थे, एक तो राज्य छीनो, दूसरा अगर किसी की सुंदर कन्या है, किसी के वहां पर सुंदर रानियां हैं, तो उनको छीनना, यानी लड़कियों के लिए, औरतों के लिए भी ज्यादातर युद्ध हुए हैं। पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो आदि ग्रंथों में युद्ध का मूल कारण रूपवती नारियां को माना गया है। खासकर बिसलदेव रासो को में तो नहीं, लेकिन पृथ्वीराज रासो में युद्ध का मूल कारण नारियों को माना गया है। यहाँ इस काल की एक प्रसिद्ध एक दोहा है, जिसमें कहा जाता था, 12 बरस ले कुकर जिए, 13 लौ जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। कि इन्होंने क्षत्रियों के जीवन का जो है सबसे ज्यादा जीने का, और उसके बाद का जीना, क्षत्रिय के बाद का जीने को धिक्कार कहा गया। ये उस समय ये प्रचलित दोहा था, 12 बरस ले कुकर जिए, 13 लौ जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि उस समय में युद्ध की भूमि, वीरता को दिखाना, वीरता की बात करना कितनी बड़ी बात थी, इस दोहे से स्पष्ट हो जाता है। आदिकाल के कुछ ही वीर काव्यों में साहित्यिक सौंदर्य मिलता है, अधिक तक केवल वर्णन की प्रधानता है। तो ये रचनाएं जो है, ये साहित्य की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे, तो इसमें साहित्य सर्वांग निरूपण हुआ है, काव्य का सर्वांग निरूपण हुआ है, सारे रसों का प्रतिपादन हुआ है। हर नियमों की कसौटी पर ये ग्रंथ खरे उतरते हैं, ऐसा नहीं। बहुत कम ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें साहित्यिक सौंदर्य मिलता है, वरना ज्यादातर ग्रंथों में वर्णन की प्रधानता है, कि राजा यहाँ पर चले गए, वहां का वर्णन, तो युद्ध का वर्णन, हर जगह की वर्णन की प्रधानता इस साहित्य में देखने मिलती है। हमीर रासों में राजा हमीर के युद्ध का वर्णन मिलता है, परमाल रासों में राजा परमाल के युद्धों का वर्णन मिलता है, पृथ्वीराज रासों में राजा पृथ्वीराज के युद्धों का वर्णन मिलता है। तो कुल मिलाकर इसमें जितने भी ज्यादातर ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में युद्धों का वर्णन ही ज्यादा दिखाई देता है। साहित्यिक सौंदर्य बहुत कम ग्रंथों में आ चुकी है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, आदिकाल के साहित्य की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत सबसे पहली विशेषता वीर रस की प्रधानता है।
इस साहित्य की दूसरी विशेषता जो है वो पहली विशेषता से ही जुड़ी हुई है। दूसरी विशेषताएं हैं इस काल की साहित्य में युद्धों का सजीव वर्णन। हिंदी साहित्य का इतिहास को अगर जरा हम जानेंगे, और हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उन ग्रंथों में बहुत से जगहों पर युद्धों का वर्णन किया गया है, लेकिन युद्धों का सजीव प्रामाणिक वर्णन, नेचुरल जिसे हम कहते हैं, वो अगर जरा देखना है तो हम आदिकाल के साहित्य को दे सकते हैं। यहाँ पर युद्धों की हर बारीक से बारीक चीजों को दर्शाया गया है। युद्धों में ललकार को भरना, वहां की पीड़ा को दिखाना, वहां के रण क्षेत्र की हर बारीक बारीक चीजों को दिखाना। क्यों? क्योंकि लेखक स्वयं युद्ध भूमि में कार्यरत थे। उन्होंने जो देखा है, मतलब तलवारों की खनक, घोड़ों की टापों की आवाज, रण क्षेत्र में चीखने चिल्लाने की, मारने काटने की ध्वनियां, ये सारी की सारी उन्होंने आंखों देखा हाल, आंखों देखा चित्रण किया है। और ये साहित्य में ये बात रहती है कि जो इंसान स्वयं अनुभव करता है उसे बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकता है। इसीलिए देखो कि जब वैसे भी साहित्य में पहले दलितों के बारे में लिखा गया था, स्त्रियों के बारे में लिखा गया था, आदिवासियों के बारे में लिखा गया था, लेकिन इस साहित्य की वास्तविकता, इस साहित्य की खूबसूरती या इस साहित्य का यथार्थ तब सामने आया जब एक स्त्री अपने बारे में लिखने लगी, जब एक दलित अपने बारे में लिखने लगा, जब एक आदिवासी अपने बारे में लिखने लगा। क्यों? क्योंकि उसने वो जीवन को जिया है, झेला है। मतलब औरतों की परेशानियों को, औरतों की तकलीफों को, औरतों के नजरियों को कोई दूसरा देख कर महसूस नहीं कर सकता जितनी औरत कर सकती है। इसीलिए उसके लेखन में स्त्री विषयक बात प्रखरता से आएगी, प्रामाणिकता से आएगी। वही कारण है कि इस काल की साहित्य में युद्धों का सजीव वर्णन क्यों हुआ है, क्योंकि इस काल के ज्यादातर कवि जो हैं स्वयं युद्ध के लिए रण क्षेत्र में खड़े रहते थे। वीर गाथा काव्य में वीर रस के साथ साथ कवियों के ने युद्ध कौशल की प्रवृत्ति अनेक रूपों में की है। आदिकाल के कवि दरबारी कवियों का प्रमुख उद्देश्य अपने आश्रयदाता और राजा की शूरवीरता तथा पराक्रम को दर्शाना रहा है। युद्धों का चित्रण इस काल में मुख्य विषय रहा। वर्णन सुंदर, सजीव एवं यथार्थ हैं। तो यहाँ पर पृथ्वीराज रासों में जयचंद और गोरी आदि मुख्य हैं। इस काल की रचनाओं में युद्धों के सजीव वर्णन को लेकर डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी कहते हैं, इस काल के कृतियों का युद्ध वर्णन इतना मार्मिक तथा सजीव हुआ है कि उसके सामने पीछे के कवियों का अनुप्रात, गर्भित किंवा निर्जीव रचनाएं नकल सी जान पड़ती है। तो इन्होंने इस प्रकार से इसमें सजीवता लाई है। इनके पहले वाले जितने भी रचनाकारों ने युद्धों की रचना की है वो नकल, या उसके बाद वाले लोगों ने युद्धों का चित्रण किया है, इनके सामने वो बहुत छोटे नजर आते हैं, कम नजर आते हैं, या इनकी ही नकल नजर आती है। तो इतना इन लोगों ने जैसा कि हम कहते हैं ना कि पृथ्वीराज की आंखें, मतलब पृथ्वीराज जब मौत के समय में, जब आखिरी समय में थे, तो कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो लिखने वाले कवि जो चंद बरदाई हैं के मित्र रह चुके हैं, और बचपन से लेकर उनके आखिरी समय तक वो उनके साथ रहे हैं। उनके बारे में एक किस्सा ये मशहूर है कि जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को बंदी बनाया और जब आखिरी समय में उनकी आंखें भी निकाल ली, तो वही समय था कि जब पृथ्वीराज रासो ने जो किया है, मोहम्मद गोरी को एक हमारे यहाँ पर वो मतलब इस प्रसिद्ध रचना है कि किस प्रकार से उसने, पृथ्वीराज रासो ने अंधे होकर भी मोहम्मद गोरी का वध किया या उसे खत्म कर दिया। तो उसका एक किस्सा प्रसिद्ध है कि जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज रासो को जान से मारना चाहता था और उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछता, मारना चाहता है, तब वहां पर उनके जो मित्र हैं चंद बरदाई, कवि चंद बरदाई, वो कहते हैं कि राजा, आपने अभी तक एक अद्भुत नजारा नहीं देखा। तो बोलता है क्या? कि मैं बचपन से पृथ्वीराज के साथ रहा हूँ। पृथ्वीराज रासो आपको बिना देखे भी बहुत बेहतर तरीके से निशाना लगाते हैं। तो वो बोलता है अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उनको मौत की घात उठाने से पहले कहते हैं कि चलो ये नजारा भी हम देख लेंगे। और इतने में काव्य के द्वारा
कवि चंद बरदाई पृथ्वीराज को बताते हैं कि आपको उस निशाना लगाना होता है, जहां पर ध्वनि आई है वहां पर पृथ्वीराज रासो को निशाना लगाना होता है, और उससे वो देखने वाले होते हैं कि किस प्रकार से ये निशानेबाज हैं, बिना आंखों के बिना देखे ये निशाना लगा सकते हैं। लेकिन चंद बरदाई और पृथ्वीराज जब आपस में बात करते हैं, तब चंद बरदाई पृथ्वीराज को कहते हैं कि मैं आपको अपनी कविता के माध्यम से बता दूंगा कि मोहम्मद गोरी कहां पर बैठा है, और फिर आप क्या कर लो, अपना निशाना साध लो। और जैसे ही ध्वनि की आवाज आती है, जोर से चिल्लाकर चंद बरदाई काव्य रचना के माध्यम से कहते हैं कि फलाना फलाना जगह पर इतनी ऊंचाई पर मोहम्मद गोरी बैठा है, और वहां पर क्या करते हैं, पृथ्वीराज निशाना लगाकर मोहम्मद गोरी को मार देते हैं। तो इस प्रकार की वास्तविकता, इस प्रकार की युद्धों के चित्रण में सजीवता लाने का काम इसलिए ये कवि कर सके हैं क्योंकि ये कवि स्वयं उस समय में वहां पर मौजूद थे। ज्यादातर चारण कवि स्वयं योद्धा थे और तलवार लेकर युद्ध भूमि में नजर आते थे। इसी कारण इस काल की रचनाओं में युद्धों का सजीव वर्णन दिखाई देता है। इसीलिए श्याम सुंदर दास भी कहते हैं कि इसके पहले भी जितने रचनाएं लिखी गई जिसमें युद्धों का वर्णन हुआ है वो कमतर हैं, और इसकी बाद में भी जितने भी लगी वो आदिकाल के युद्ध आदिकालीन साहित्य की युद्ध वर्णन के आगे टिक नहीं पाती। तो अभी जो हमने पहले दो विशेषताओं को देखा, वीर रस की प्रधानता और श्रृंगार युद्धों का सजीव वर्णन, तीसरी विशेषता के अंतर्गत आता है श्रृंगार रस का प्रतिपादन। आदिकाल में ज्यादातर जो रचनाएं लिखी गई हैं उसमें वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता देखने मिलती है। तो युद्ध तो होते थे पराक्रम दिखाने के लिए, और दूसरा किसी न किसी सुंदरी को रिझाने के लिए या जीतने के लिए। तो जहां पर नायिका आती है, जहां पर सुंदरी की बात आती है, वहां वहां पर श्रृंगार की बात आना क्या है, लाजमी है। इस काल में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी सुंदर अंकन हुआ है। राजपूत राजा जहां शौर्य एवं वीरता का परिचय देते थे, साथ ही साथ सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के लिए भी लालायित रहते थे। तो यहाँ के कवि राजा को खुश करने का काम करते थे। तो राजाओं की दो ही विशेषता थी, एक तो युद्ध करो और दूसरी सुंदर युवतियों से विवाह करो। तो जब ये युद्ध नहीं करते थे तो ये कवि राजाओं को नायिकाओं के चित्रण को खूबसूरती से व्यक्त कर कर अपने साहित्य में दर्शाते थे, अपनी कविताओं में दर्शाते थे। श्रृंगार रस का अगर जैसे सही चित्रण, ज्यादा चित्रण कहां पर हुआ है, तो वो रीतिकाल में हुआ है, क्योंकि उस काल के राजा युद्ध नहीं करते थे, वो शान शौकत में जीते थे, सुरा सुंदरी में जीते थे। तो उस काल में हमें श्रृंगार रस का अतिरेक देखने को मिलता है। इस काल में भी श्रृंगार रस का चित्रण हुआ है, लेकिन श्रृंगार रस के से भी ज्यादा वीर रस का चित्रण हुआ है। तो जब राजा युद्ध नहीं करते थे, वो अपनी रानियों में या किसी दूसरे प्रदेश की रानियों को रिझाने में ये व्यस्त रहते थे। इसी कारण इस काल की रचनाओं में श्रृंगार रस का भी चित्रण हुआ है। इस युग में रचित वीर काव्य ग्रंथ में वर्णित युद्धों का मूल कारण कोई न कोई राजकुमारी ही होती थी। तो राजकुमारी को जीतने के लिए जाना है, तो युद्ध तो बाद में, पहले उस राजकुमारी का वर्णन होगा, उस प्रेम का चित्रण होगा, वहां पर मिलन योग की बात होगी। तो उसके लिए श्रृंगार रस का प्रतिपादन इन कवियों ने किया है, क्योंकि नायिका जितनी खूबसूरत होगी उसे पाने की लालसा राजाओं में ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए ये कवि नायिकाओं का जो चित्रण है बड़े नक्शिक वर्णन करते थे, बड़ी खूबसूरती से वर्णन करते थे, ताकि सुनते ही उसे पाने के लिए या तो उसके प्यार में पूरी तरह से डूब जाए, या उसे पाने के लिए व्याकुल हो जाए। तो इसलिए इस प्रकार की रचना, इस प्रकार के श्रृंगार रस का चित्रण ये कवि करते थे। कोई भी कवि अगर जो समझ लो दिखने में भी अगर जो कोई राजकुमारी या स्त्री सुंदर नहीं है, तो भी उसे सुंदरता का जामा पहनाकर ये कवि लोग क्या करते थे, क्योंकि इनका उद्देश्य, इनका कारण ही यही होता था कि ये राजाश्रित थी, राजाओं को खुश करने का काम ये अपने साहित्य के माध्यम से करते थे। ऐसी स्थिति में तत्कालीन साहित्य में श्रृंगार रस का आना अनिवार्य था। बिसलदेव रासों में संयोग और वियोग दोनों रूपों का प्रयोग लक्षित हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों की चर्चा की है वीर रस के अंतर्गत, उसमें एक है बिसलदेव रासो। लेकिन बिसलदेव रासो में युद्ध का चित्रण बहुत कम है।
इस रचना में श्रृंगार का ही चित्रण है और ज्यादातर वियोग श्रृंगार का चित्रण ज्यादा हुआ है। वियोग श्रृंगार की वास्तविक तस्वीर अगर कहीं हमें देखने मिलती है तो वो बिसलदेव रासो में देखने मिलती है। बिसलदेव रासो की संक्षिप्त कहानी यह है कि राजा रत्नावली से क्या करता है, विवाह करता है और विवाह के पहले ही रात जो है राजा जो है अपने राज्य की तारीफ करने लगता है और नायिका जो है रत्नावली वो खरी खरी बात कहने वाली है। वो कहती है क्या अपने राज्य की बड़ाई कर रहे हो, तुम्हारे राज्य में नमक भी पैदा नहीं होता, तुम्हें बाहर से नमक क्या करने पड़ता है, मंगवाना पड़ता है। ये बात सुनकर राजा क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है और वो उसे छोड़कर चला जाता है। और वो छोड़कर चले जाने वाली बात इस रचना का प्रमुख विषय रहा है। और फिर उसकी वियोग की बात, रानी रत्नावली की वियोग की बात, फिर उसके बाद में राजा वापस आता है, संयोग की बात। तो इस रचना में श्रृंगार का ही चित्रण हुआ है और श्रृंगार में ज्यादातर वियोग श्रृंगार का चित्रण बेहतर बन चुका है। वीर रस मुख्य रूप से आने के कारण सहायक रूप में रौद्र रस, विभत्स रस, भयानक रस आदि रसों का भी प्रयोग हुआ है। तब जब युद्धों का चित्रण होता था तो राजा लोग रौद्र रूप धारण कर लेते थे। युद्धों का भयानक चित्रण हुआ है, विभत्स चित्रण भी हुआ है, इसी कारण सहायक रूप में अन्य रस आए हैं। लेकिन इस काल में जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं उसमें सबसे प्रमुख रस वीर रस रहा है और उसके बाद अगर कोई रस रहा है तो श्रृंगार रस रहा है। और इस काल की साहित्य की विशेषताओं में श्रृंगार रस का प्रतिपादन भी एक विशेषता प्रमुख रूप से रही है। यहां तक तो हमने जान लिया कि इस काल में ज्यादातर वीर और श्रृंगार रस का ही चित्रण साहित्य में किया गया है। ये इसकी क्या है विशेषताएं, ये इसकी खूबसूरती है। इस काल के साहित्य की खूबसूरती है कि वीर रस का भी सही चित्रण किया गया है और श्रृंगार रस का भी सही चित्रण किया गया है। लेकिन इस साहित्य में एक और बात आती है, इस काल की रचना क्योंकि इतिहास प्रसिद्ध रचनाओं, इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति को ध्यान में लेकर रचनाएं लिखी गई हैं, जैसा कि पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज के जीवन के ऊपर लेकर रचना लिखी गई है। तो ऐतिहासिकता का अभाव नजर आता है इन रचनाओं में। इस काल के कवियों की ने कल्पना की ऊंची उड़ान भरी है, क्योंकि इन्होंने अपने राजा को खुश करने के लिए या अपने राजा की बढ़ाई में इतनी बढ़ाई कर दी है उनको खुश करने के लिए, तो कहीं कहीं पर भी इस पृथ्वीराज रासो में ऐसे राजाओं से भी पृथ्वीराज की लड़ाई दिखाई है जो पृथ्वीराज के जन्म के पहले थे या पृथ्वीराज के मरने के बाद में भी थी। तो ऐतिहासिक तत्वों को अगर हम इन रचनाओं को केंद्र में रखकर इतिहास को जानने का प्रयास करने लगेंगे तो हमें यहाँ पर क्या होगी, सफलता नहीं मिलेगी। हम यहाँ पर ठगे महसूस हो जाएंगे, क्योंकि साहित्य की बात होती ही है कि इसमें कल्पना आ ही जाती है। अगर जब पूरी तरह से वास्तविक स्थितियों को, उन वर्णनों को जैसे कि तैसे रखेंगे तो साहित्य और इतिहास में कोई फर्क महसूस नहीं होगा। क्योंकि कवि जो है, साहित्यकार जो है, अपनी बात को रखने के लिए कल्पना का सहारा लेता है और कल्पना में वो बहुत सारी तथ्यों को तोड़ता मरोड़ता है। तो इस काल की रचनाओं में तथ्यों के साथ छेड़छानी की गई है, तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है। इसलिए इस साहित्य की विशेषता के अंतर्गत ये बात आती है कि इसमें ऐतिहासिकता का अभाव है और कल्पना प्रचुर मात्रा में प्रयोग में लाई गई है। जहां एक कवि और कवि को राजाश्रय प्रदान था, इस कारण कवियों के लेखन में कल्पना का समावेश होना कोई आश्चर्यजनक न था। अपने आश्रयदाताओं की तुलना अद्भुत अलौकिक शक्तियों के साथ करना इन कवियों की जरूरत थी। तो अगर राजा समझ लो सक्षम नहीं भी है तो भी ये लोग अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से उस राजा को औरों से बेहतर दिखाने का प्रयास करते थे और औरों से बेहतर दिखाने के प्रयास में ये सारी सीमाओं को लांघ जाते थे। कल्पना के द्वारा अपने राजा को सबसे श्रेष्ठ बताने का काम करते थे। इसलिए ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छानी
इस काल की रचनाओं में की गई है। कल्पना के द्वारा इन कवियों ने प्रत्येक वस्तु को रंगीन और अद्भुत बनाने का प्रयास किया है। साधारण घटना भी चमत्कारपूर्ण बना दिया जाता है। जैसे कि आजकल की फिल्में हैं हमारे हमारे फिल्मों में हमारे हीरो को हमें सबसे बलशाली दिखाना है। इसीलिए जब हमारा हीरो एक पंच मारता है तो 10 विलन उड़कर गिर जाते हैं। ये अतिशयोक्ति है। लेकिन फिल्मकार को दिखाना है कि मेरा जो हीरो है भले ही दुबला पतला है लेकिन वो सबसे भारी है। तो वही नीति यहाँ के इस काल के कवियों की थी। भले ही राजा उतना सक्षम हो या न हो, वैसा सक्षम वैसा बेहतर दिखाने का प्रयास इन लोगों ने अपने साहित्य में किया है। इसलिए इनके साहित्य में इतिहास के साथ इनकी बातें तर्कसंगत महसूस नहीं होती। वीर रसात्मक ग्रंथों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। इस काल में जितनी भी रचनाएं इस काल की जितनी भी रचनाएं प्राप्त हुई हैं वो वास्तविक रूप में सही हैं, मूल रचना है। इसके को लेकर भी प्रश्न चिन्ह निर्माण हुए हैं। इन रचना की प्रामाणिकता पर भी संदेह किया गया है। अतः इनमें ऐतिहासिकता का अभाव हमें देखने मिलता है। तो कुल मिलाकर इस काल की रचनाओं में जो बड़े तौर पर जो पहले 3-4 विशेषताएं हैं उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है, वीर रस की प्रधानता है, युद्धों का सजीव वर्णन है और ऐतिहासिकता का अभाव है। ऐतिहासिकता का अभाव इसलिए है क्योंकि कवि अपने राजा को बढ़ा चढ़ाकर अपने राजाओं का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर करते थे और इतिहासों को तिथियों को ध्यान में न रखते हुए अपने राजाओं को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में इन लोगों ने इतिहास के साथ छेड़छानी की है।